हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें हम डिस्कस करेंगे अनसॉल्व पेपर सन 2020 और आज आपका सेट स्टार्ट होगा 4, यानी कि अब तक आपके 3 सेट कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम इसका चौथा सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपका पहले से लेके 3 तक के क्वेश्चन। यानी कह सकते हैं कि जो आपकी प्रोज बुक है उसको इसमें डिस्कस किया जाएगा। यानी कि उन्हीं क्वेश्चनों को हम बताएंगे जो आपके सिलेबस में हैं। यानी कि आपके कुछ चैप्टर हटा दिए गए हैं तो उनके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि यदि उनके बारे में डिस्कस करते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, तो हम उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके सिलेबस में इस समय हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि कोविड-19 का बहुत सारे चैप्टर हटा दिए गए हैं, लेकिन ये पेपर पुराने हैं तो उनका मैटर इसमें दिया हुआ है, इसलिए हम उन क्वेश्चनों को इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। हम इसमें केवल उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में इस समय हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका अनसॉल्व पेपर 2020 सेट नंबर 4। यानी कि आज आपका सेट नंबर 4 स्टार्ट हो गया है और जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपका पार्ट फर्स्ट और सेक्शन ए, क्योंकि सबसे पहला पार्ट जो सेक्शन ए का होता है और जिसमें आपकी कुछ टेक्स्ट बुक जुड़ी होती हैं, जैसे कि प्रोज है, पोइट्री है, शॉर्ट स्टोरी है, और ये 3 ही बुकें आपकी मुख्य रूप से, और इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच भी आपके इसी में आ जाते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक, जो कि एक प्रोज बुक है आपकी। कौन सी बुक है? प्रोज, और जिसमें से कम एग्जाम में आपका 19 नंबर का, यानी कि 19 नंबर का आपका इसमें से आता है और इसको आपको बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट करना है ताकि आप एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर सकें। और देखो, हम आपको बता चुके हैं कि ये हमारी अनसॉल्व पेपर की क्लास है, आपको पता होगा, और हम क्वेश्चन को इसी पर लिख देते हैं ताकि आप उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकें। हो सकता है कि आपके पास अनसॉल्व पेपर ना हो तो आपको पूरी जानकारी इसी में मिल जाएगी। जो भी कॉमन चीज़ होती हैं हम बोर्ड पर इंडिकेट कर देते हैं ताकि आप उसे ठीक प्रकार से समझ सकें। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं इसको। फिर अनसॉल्व पेपर को मैं ले लेता हूं ताकि कुछ वर्ड ऐसा हो सकता है कि मिस हो गए हों लिखने में, तो वो इसमें हम देख सकें। ठीक है, अनसॉल्व पेपर भी बहुत ज़्यादा बेकार सा हो गया है, हो सकता है कि नया लेना पड़े। ठीक है, तो सेक्शन ए का यानी पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। यानी कि आपको एग्जाम में 2 पैसेज दिए होंगे जिनमें से किसी एक का आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना होगा। तो कौन कौन से हैं मैं इसमें देख रहा हूं। यानी कि ए नंबर पे दिया हुआ है आई सपोज यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, और इसमें अगला दिया है आपका लेट देम ट्राई। तो ये आपका सिलेबस में हटा दिया गया है तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम ए वाले को डिस्कस करेंगे। और वैसे भी हम दोनों को डिस्कस नहीं कर सकते हैं एक साथ, एक को ही समझा पाते हैं और दूसरे को यदि देखना होगा तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है ना, तो इस समय जो हम डिस्कस करेंगे ये है आई सपोज यू डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइन, we are really appreciation that are the then are not coming out of the night into the alighted carriage। देखो, हमने आपको बताया था, वैसे भी हम अर्थ से समझ सकते हैं कि आई सपोज मैं मानता हूँ यू डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, तुम अपनी यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानते हो। यानी कि लेखक और मच्छर की बातें चल रही हैं इसमें कि तुम अपनी यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानते हो, तुम्हें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। ठीक है ना, तो इसमें हमें जो एक वर्ड दिखाई दिया है कैरेज, यानी कैरेज क्या होता है? रेल का डिब्बा जिसको बोलते हैं। तो हम इससे बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं और यही इसमें एक ऐसा वर्ड है जिससे हम आसानी से पहचान सकते हैं। इसमें लैंप भी आया है और वो जो फ्लैटरिंग कर रहा था उसके चारों ओर घूम रहा था। तो 2 तरीके होते हैं इसके पहचानने के, हम आपको पहले बता चुके हैं
कि एक तरीका ये होता है कि हम इसको कुछ वर्ड इंडिकेट कर देते हैं इस पैसेज में जिससे कि हम इसको पहचान सकें। दूसरा तरीका ये होता है कि हमको इस पैसेज के बारे में थोड़ी सी हिंदी आनी चाहिए और हिंदी के बेस पर हम उसको पहचान सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से आप पहचान सकते हो। तो आपने पहचान लिया कि ये आपका फेलो ट्रैवलर का है और जिसे एजी गार्डनर ने लिखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको हम। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है आपका, आई सपोज, मैं मानता हूँ, यू, और ये नाइट, अगेन तो नाइट से पहचान लेंगे। और इसमें एक और वर्ड आया है कैरेज, डिब्बा, जिसको रेल का डिब्बा बोलते हैं। तो पहला पॉइंट होता है आपका रेफरेंस। क्या होता है रेफरेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम संदर्भ। क्या बोलते हैं, संदर्भ। तो इसमें क्या बताया जाता है कि ये जो स्टेंजा है ये किस पार्ट से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, दो बातें बताई जाती हैं। बट ये जो आपका पॉइंट होता है रेफरेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। यानी कि जो आपका एक्सप्लेनेशन है उसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही होता है। यदि आपका रेफरेंस सही है तो कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन में कोई अगर गलती भी है तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा और इसके बेस पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। और यदि आपका रेफरेंस ही गलत होता है तो एग्जामिनर आपके कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन पर बहुत अच्छे मार्क्स नहीं देगा, आपको बहुत ही कम मार्क्स देगा। क्यों कि वो जान जाएगा कि जब स्टूडेंट को ये पता नहीं है कि ये किस चैप्टर का है, इसके राइटर कौन है, तो इसके बारे में क्या लिखेगा, ये इसने क्या किया होगा, उसको जो पैसेज के बेस पर ही इसमें से बना बना के इसको कर दिया होगा। ठीक है, जब आपका रेफरेंस सही जाता है तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा वाकई ही बुद्धिमान है और उसे पता है कि ये किस चैप्टर का है, लेखक का नाम भी सही लिखा है, तो इसने एक्सप्लेनेशन और कॉन्टेक्स्ट भी सही लिखा होगा। ठीक है, तो इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लोगे। तो आपको रेफरेंस को बिल्कुल सही लिखना है। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है, वैसे मैं बताता जाता हूँ कि जो आपका चैप्टर का नाम है उसको थोड़ा डार्क से लिखोगे और जो लेखक का नाम है उसको भी थोड़ा डार्क से लिखोगे। डार्क से नहीं लिख सकते हो तो आप उसे अंडरलाइन कर दोगे जब आप बिल्कुल सही हो। आई मीन आपने बिल्कुल सही लिखा है तो अंडरलाइन करोगे या फिर अदर पेन से लिखोगे। और यदि आपका डाउट का मामला है, यदि आपको पूरी तरह से आप कंफर्म नहीं है कि हमने सही लिखा है या गलत लिखा है, तो फिर आप उसे सेम पेन से ही लिखोगे। जैसे ब्लू से लिख रहे तो ब्लू से ही लिखोगे। ठीक है, इस बात को आप अच्छी तरह से जान लेना। ठीक है, तो देखो चलते हैं। दीज लाइन्स हैव बीन, यानी ये पंक्तियां ली गई हैं टेकन फ्रॉम द लेसन नामक पाठ से ली गई। किससे, ए फेलो ट्रैवलर, यानी कि एक सहयात्री नामक पाठ से ली गई है। और रिटन बाय, जिनको लिखा है एजी गार्डनर, जिनको एजी गार्डनर ने लिखा है। तो दो बातें लिखनी है, एक तो आपको इसका चैप्टर का नाम लिखना है और आपको राइटर का नाम लिखना है। बस दो ही बातें हैं ना। ठीक, आगे चलते हैं। कॉन्टेक्स्ट पर क्या होता है, तो देखो हमने एक आपके लिए एक टॉपिक बताया है कि हमने जो लिखा है ज़्यादातर एक चैप्टर में एक ही लिखाया है, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से इसको याद कर सकें। क्योंकि सबसे खास बात क्या होती है कि एग्ज़ाम में एक ही क्वेश्चन करने को आता है। ऐसा होता है कि 2-3 क्वेश्चन करने को आए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है कि एग्जामिनर उसको देखे, पूरा चेक करेगा बढ़िया तरह से कौन सा कैसा लिखा है, किसमें क्या लिखा है, किसमें कैसा लिखा है। बट इसमें एग्जाम में एक ही आता है तो उसमें वो कुछ कंपैरिजन नहीं कर सकता है, यानी तुलना नहीं कर सकता है। यानी सपोज देन एक पाठ के 2 एक्सप्लेनेशन आ जाए करने के लिए, जब 2 आ जाएंगे तो दोनों में आपको अलग अलग मैटर लिखना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? क्योंकि जब 2 आएंगे तो दोनों में अलग मैटर लिखना पड़ेगा। और जब 1 होगा तो आपका एक ही मैटर लिखा जाएगा, तो उसमें आपकी कोई कंपैरिजन नहीं होगी, कोई तुलना नहीं होगी। और जब तुलना नहीं होगी तो जो आपका लिखा होगा वो सही माना जाएगा, बस उस चैप्टर से संबंधित होना चाहिए। यानी कि जिस चैप्टर का आप लिख रहे हैं उस चैप्टर से, और जो आपको स्टेंजा दिया हुआ है, जो आपको पैसेज दिया हुआ है, उससे मिला जुला होना चाहिए, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। इन दीज लाइन्स, यानी इन पंक्तियों में द राइटर फाइंड्स, लेखक पाता है, क्या पाता है, सम कॉमन पॉइंट्स, कुछ समान बिंदु पाता है, बिटवीन माने बीच में, किसके बीच में, द लाइफ ऑफ मॉस्किटो, किसके, मच्छर के जीवन के बीच में, एंड ओन लाइफ, और अपने स्वयं के जीवन के बीच में। यानी कि
इन पंक्तियों में लेखक मच्छर और अपने स्वयं के बीच में कुछ समानताएं पाता है। कैसे? हेयर मिस, यहां पर द ऑथर डेस्क्राइब्स, यानी कि लेखक वर्णन करता है दीज कॉमन पॉइंट्स, इन समान बिंदुओं का, यानी उसने नीचे इन समान बिंदुओं का वर्णन किया है। तो बताओ कितना इजी लिखा है हमने। और मैं ये नहीं कहूंगा कि इस चैप्टर के इसी के लिए ये है, अरे इस चैप्टर का कोई सा भी अगर पैसेज आ जाता है तब भी आपको यही लिखना है, कोई दूसरा कॉन्टेक्स्ट नहीं लिखना है, क्योंकि जो इस चैप्टर में मुख्य बात है वो हमने यहाँ पर इंडिकेट की है। और जैसे ही एग्जामिनर पढ़ेगा इसको वो समझ जाएगा बहुत ही अच्छा लिखा है, मतलब कि इसमें इस चैप्टर में ही पूरे में यही बताया गया। क्या बताया गया है? अरे मच्छर और किसके बारे में? लेखक के बारे में ही बताया गया है, तो वही चीज़ तो बताई जाएगी। तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं इसको याद। ठीक है, आगे देखते हैं एक्सप्लेशन। और एक्सप्लेशन लिखना तो बहुत ही आसान है, 2-3 लाइन अपनी तरफ से बना के लिखोगे, बाकी सब पैसेज में से ही लिखोगे। सिर्फ जो उसके वर्ड हैं उन्हें सेंटेंस का रूप दे दीजिए। बात समझे? यानी कि एक शब्द को एक सेंटेंस का रूप दे दीजिए, उसको एक्सप्लेशन कहते हैं। एक शब्द को हम एक सेंटेंस का रूप दे दें, यानी कि कभी कभी आपने देखा होगा कि एक लाइन दे देता है कि एक्सप्लेशन करिए। अब एक लाइन की क्या है, 4 लाइन करनी पड़ेंगी आपको। कैसे करोगे? अरे एक लाइन में मतलब 5 शब्द दिए हैं, मान लीजिए उसमें 5 शब्द दिए हैं एक लाइन में, तो 5 शब्दों का एक एक वाक्य बना दीजिए। उन 5 शब्दों से लेकर एक एक वाक्य बना दीजिए, यानी उन वाक्यों में वो शब्द दिखाई दे जाए तो क्या हो जाएंगे, एक वाक्य 5 वाक्य हो गए, उसी को बोलते हैं एक्सप्लेशन। ठीक है, समझ चुके होंगे आप। अब स्टार्ट करते हैं इसको। द ऑथर सेज, यानी कि लेखक कहता है, दैट मीन्स की ही ऑब्लाइज्ड, वह एहसान मानता है, द मॉस्किटो, किसका? मच्छर का, एंड द मॉस्किटो ऑल्सो शुड फेल हिज ऑब्लिगेशन, और मच्छर को भी उसका एहसान मानना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि बोथ ऑफ देम आर मॉर्टल, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं? दोनों ही नाशवान हैं। दोनों ही नाशवान हैं, यानी मच्छर को भी एक दिन मरना है और मनुष्य को भी एक दिन मरना है। आई मीन जो लेखक की बातें चल रही हैं और मच्छर की बातें चल रही हैं, तो दोनों ही कैसे हैं? दोनों ही नाशवान हैं। नाशवान से यानी एक दिन नष्ट होंगे, ना तो लेखक बचेगा और ना ही मच्छर बचेगा। हो सकता है मच्छर पहले मर जाए और लेखक बाद में मरे, लेकिन मरना दोनों को है। ठीक है। एंड वन डे, और एक दिन, दे विल डाई, क्या होगा? और एक दिन दोनों ही क्या होंगे? मर जाएंगे। एंड द मॉस्किटो डज नॉट नो, और मच्छर जो है वो नहीं जानता है। देखो इसमें वही बात आएगी आपकी, आई सपोज मैं मानता हूँ यू डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, है तुम अपनी यात्रा के बारे में नहीं जानते। वही बात आगे नहीं आ गई, यानी हमने जो कॉमन लिखा है वो इस हिसाब से लिखा है जो प्रत्येक एक्सप्लेनेशन के लिए फिट बैठेगा, चाहे भले ही वो कहीं से भी आपको किसी भी आपको पैसेज को दे दे चैप्टर में से, बिल्कुल सही बैठेगा। ठीक है, यानी उसके शब्द इसमें, हर टॉपिक के शब्द इसमें आपको मिल जाएंगे। एक्सप्रेशन का मतलब यही होता है कि बढ़ा चढ़ा के लिखना, यानी कि चैप्टर की और जानकारियों को उसमें रख देना। ठीक है, नहीं जानता, एनीथिंग अबाउट हिज जर्नी, यानी कि एंड द मॉस्किटो डज नॉट नो, और मच्छर नहीं जानता है, एनीथिंग कुछ भी, अबाउट हिज जर्नी अपनी यात्रा के बारे में। इन द सेम वे, और इसी तरह से, द ऑथर डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट हिज जर्नी ऑफ द लाइफ, और लेखक भी अपनी जीवन रूपी यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानता है। पता नहीं कब मर जाए, कोई पता है? नहीं पता किसी को कि कब क्या होने वाला है। सपोज दैट इस ट्रेन से जा रहे हैं, इसका ही एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होगा? कहानी खत्म हो जाएगी। मच्छर मर जाएगा? नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा? तुमको पता होगा क्यों नहीं मरेगा, लेकिन लेखक तो मर सकता है, लेकिन मच्छर एक न एक दिन तो मरेगा ही। तो ये बात भी सत्य है आपकी। आगे देखते हैं, द मॉस्किटो कम्स फ्रॉम, यानी मच्छर जो आता है डार्क, अंधेरे में से, इनटू द लाइट ऑफ द कैरेज। देखो कैरेज शब्द आ गया नहीं आ गया इसमें, तो आपको वो शब्द इसमें मिल जाएंगे जो आपके उस पैसेज में दिए होंगे। यानी कि मच्छर जो है वो कहां से? अंधकार में से डिब्बे के प्रकाश में आता है। क्या करता है? आता है।
एंड आता है ही फ्लाइज अराउंड द लैंप, और उस बल्ब के चारों ओर घूमता है, एंड गोज और चला जाता है इनटू द अननोन प्लेस, और फिर एक अनजान जगह पर चला जाता है। यही तो होता है, यानी मच्छर आएगा, आप रूम में सो रहे हों या कहीं बैठे हों तो मच्छर आएगा, आपके आसपास घूमेगा, हो सकता है आपके ऊपर बैठ जाए, काट भी ले आपको, और फिर क्या होगा, फिर कहाँ चला जाएगा, फिर अननोन प्लेस चला जाएगा, यानी उसे पता नहीं है उसे कहाँ जाना है, और वो कहीं भी जा सकता है। बोथ आर मिस्टीरियस, यानी दोनों ही कैसे हैं, दोनों ही रहस्य में हैं। कौन, मनुष्य और मॉस्किटो, यानी उन्हें अपने जीवन के बारे में कुछ नहीं पता है। मनुष्य तो थोड़ा बहुत जानता भी है, बट मच्छर को कुछ नहीं पता है कि कहाँ जाना है, किसको काटना है, किसको नहीं काटना है। ठीक है, तो इस तरह से देखो, ये था एक्सप्लेनेशन जो कि आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का आएगा, कम से कम 10 मार्क्स का ही तो है। हाँ, इस बार 10 मार्क्स का हो गया है, इसीलिए आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। इस 10 में से कम आपको सपोज देन मान लो वो एक नंबर लेस कर देगा, मैं इस पे तो काटेगा नहीं, इस पे भी नहीं काटेगा, इसमें से काट सकता है, तो 2 नंबर काटेंगे। 8 नंबर आपको इसमें हासिल करने हैं कैसे भी, और हासिल करने का सही तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आपको रेफरेंस बिल्कुल सही लिखना है। जब तक आपका रेफरेंस सही नहीं होगा आपको मार्क्स ठीक नहीं मिलेंगे। तो आपको रेफरेंस बहुत ही अच्छी तरह से लिखना है, यानी कि जितने भी जो पैसेज हैं, इंपॉर्टेंट पैसेज हैं, उन सब का एक ऐसा टॉपिक बना लीजिए। हमने आपको बताया है, हमने प्रत्येक पैसेज की आपको पहचान बताई है, यानी कि हम पैसेज की कंडीशन देख के बता देते हैं कि ये किस पाठ का है और इसके लेखक कौन है। वैसे ही आपको पता चल जाए देखते ही कि ये किस पाठ का है और इसके लेखक कौन है। तो ऐसी कोई नोन, ऐसी कोई पहचान आप उसमें इंडिकेट कर लीजिए उस पैसेज में, ताकि आप देखते ही पहचान लो ये तो हमारा इस चैप्टर का है, तो होम कमिंग का है, ये तो वोमेन्स एजुकेशन का है, ये तो हेरिटेज ऑफ इंडिया का है ना, ये गर्ल विद बास्केट का है। आप बस देखते ही पहचान लें, ठीक है। इसीलिए आपको क्या करना है, उसकी पहचान बनानी है। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, यदि आपको 90+ के पार जाना है तो, ठीक है। तो आपकी समझ में आ चुका होगा, 2-3 बार इस तरह से देख लोगे ना, मैं गाइड देता हूँ, आप लाइफ में नहीं भूल सकते इसको, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। फट गया है भाई, क्या करें, दूसरा लाना पड़ेगा। फटा नहीं है, वो निकल गई है, इसकी पंच निकल गई है। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन क्या है इसका, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 30 वर्ड, यानी कि किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना है। और क्वेश्चन कितने दिए होंगे आपको, 3 क्वेश्चन दिए होंगे, इसलिए आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। 3 क्वेश्चन आएंगे और 3 में से एक का आंसर देना है। यदि आपने 3 चैप्टर भी बढ़िया तरह से कर लिए तो आप बहुत ही आसानी से आपको एक तो मिल जाएगा, ठीक है ना, मैं गारंटी दूं इस बात की। तो इस समय आपको केवल 5 ही चैप्टर तैयार करने होंगे, और 5 में से आपने 3 चैप्टर कर लिए बढ़िया तरह से। 2 कर लीजिए आप, या तो शुरू के पहले 3 कर लीजिए या बाद के 3 कर लीजिए। एक आपको 100% मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा और आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा, ठीक है। बस आपको करना सीखना है उसको, थोड़ी थोड़ी आप उसकी हिंदी करनी सीख जाओगे तो आप स्वयं इसके आंसर बना सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, कौन सा क्वेश्चन है इसमें। हाँ, क्वेश्चन है आपका, आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था, टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, यानी कि राष्ट्र की भावना जानने की मैं कोशिश कर रहा था। यानी कि कौन सा वाला चैप्टर है, पहला ही चैप्टर है आपका। व्हाट डज दिस स्टेटमेंट सजेस्ट, यानी ये है कथन क्या सुझाव देता है। यानी इसमें बताया गया है कि लेखक वो कैसे जानने की कोशिश क्या जानने की कोशिश कर रहा था जब लेखक घूम रहा था, मतलब इंडिया में, तो क्या जानने की कोशिश कर रहा था। तो देखो हमने क्वेश्चन में से लिया है, आई वॉज ट्राइंग टू गेट द फील ऑफ पल्स ऑफ द नेशन, यहाँ तक तो खींच लाओगे। यानी लेखक राष्ट्र की भावना जानने की कोशिश कर रहा था, टू टॉक, कैसे, बात करके, टू द पीपुल, किससे, लोगों से बात करके, अबाउट द वर्ल्ड अफेयर्स, सांसारिक कार्यों के बारे में, एंड द इवेंट ऑफ दोज डेज, जो उस दिन की घटना है, यानी कि सांसारिक कार्यों और दिनों की घटनाओं के बारे में जानकर वह राष्ट्र की भावना जानने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल पूरा उत्तर सही है आपका। और देखो क्या याद करना है, कुछ भी याद नहीं करना,
ये 2-3 वर्ड याद करने हैं आपको, यहां तक तो आपका हो ही है, क्वेश्चन में से हो गया। ये टू टॉक टू द पीपल, पीपल अबाउट द वर्ल्ड अफेयर्स एंड द इवेंट्स ऑफ दोज डेज। यानी 2-3 बार पढ़ लोगे आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन बी नंबर का क्या कहता है। हाँ जी, बी नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हाई वाज फतिक फ्यूरियस विद हिज ब्रदर माखन। यानी कि फतिक जो था वो अपने भाई माखन से बहुत ज़्यादा गुस्सा क्यों था, बहुत ज़्यादा क्रोधित क्यों था। तो आपको पता होगा, हमने आपको समरी बताई थी, बहुत ही अच्छी तरह से याद होगा। यानी कि इस चैप्टर के आंसर तो आप बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं यदि आपको चैप्टर के बारे में पता होगा। नहीं पता है तो प्ले लिस्ट में जाके वीडियो को देख लीजिए, समरी वाली वीडियो को, क्योंकि जब तक आपको समरी की पूरी जानकारी नहीं होगी एक क्वेश्चनों को आप नहीं बना पाओगे। तो 5 चैप्टर हैं, 5 बार में देख लोगे उनको। ठीक है, तो क्यों था, तो देखो मैंने क्वेश्चन में से ही बनाया है आंसर को। फतिक वाज फ्यूरियस, फतिक बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बहुत ज़्यादा क्रोध था। विद हिज ब्रदर माखन, अपने किससे, अपने भाई माखन से। बिकॉज, क्योंकि आपको पता होगा कि वो जो लट्ठे को वो पानी में फेंक रहे थे मस्तूल को, कि आनंद के लिए, और जब वो आएगा उसे निकालेगा तो उसको बहुत कष्ट होगा। तो इस वजह से तो माखन क्या है, उस पर लट्ठे पर आके बैठ गया था और बिना किसी से कहे बैठ गया था, इसीलिए उससे वो क्रोधित था, इसीलिए गुस्सा था। तो देख ले, बिकॉज, क्योंकि ही सैट, ही मींस क्या है, माखन, ही सैट डाउन ऑन द लॉग, उस लट्ठे पर बैठ गया था। इन फ्रंट ऑफ द बॉयज, लड़कों के सामने। विदाउट टॉकिंग एनी वर्ड टू देम, उनसे कोई बात कहे हुए उनसे कुछ नहीं कहा और जाके उस लट्ठे पर बैठ गया था। इसीलिए माखन इसीलिए जो फतिक था उससे नाराज हो गया था। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है। यहां तक तो क्वेश्चन में से ही आ गया। ठीक, इसके बाद ये थोड़ा सा याद करना है, बस 2 बार इसको पढ़ लोगे आसानी से याद हो जाएगा। और नहीं पता, नहीं भी याद होगा तो समरी याद कर लीजिए, सेंटेंस के रूप में बना लोगे, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं, आंसर नंबर सी को देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डिड गांधी एंड हिज फॉलोअर, गांधी जी और उनके अनुयायी जो थे, ऑफ द इंडियन, यानी गांधी जी और उनके भारतीय अनुयायी जो थे, नेशनल कांग्रेस गिव हिंदू कल्चर, यानी नेशनल जो कांग्रेस है उसने हिंदू कल्चर के लिए क्या दिया था, क्या दिया था। तो देखो दो चीज़ें दी थी उन्होंने क्या दिया था, एक तो नई दिशा दी थी और एक नया जीवन दिया था, यही तो दिया था। जीवन का मतलब क्या है कि कुछ अच्छे बातें, अच्छे नियम कानून दिए जिससे जीवन देना होता है। तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में से लिया है, गांधी जी एंड हिज फॉलोअर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उसमें गिवन था, हमने एक सेकंड फॉर्म कर दी गिव। ठीक, अब क्या याद करना है, क्या दिया था, न्यू डायरेक्शन एंड न्यू लाइफ। उन्होंने उसको क्या दिया था, नई दिशा और नया जीवन दिया था। बस यही 2 बातें याद करनी है और आंसर आपका पूरा हो गया। ठीक है, बताओ, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी जब अच्छा स्कोर करना है तो। ठीक है, हाँ जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाला। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद, यानी इसमें क्या होता है, सेंटेंस दिया होता है और बीच में एक ब्लैंक होता है और आपको 4 वर्ड दिए होते हैं, 4 शब्द दिए होते हैं और उसमें से आपको एक शब्द को चुन के लिखना होता है। यही करते हैं ना इसमें। ठीक, तो देखो इसमें हम पढ़ लेते हैं, और देखो हमने इसमें 3 ही दिए हैं, चौथा नहीं दिया है क्योंकि वो सिलेबस में से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी हम उसको बता देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, हाँ जी, फिल इन द ब्लैंक्स। आई एन अमेरिकन, यानी कि मैं एक अमेरिकन हूँ। वाज डाउटलेस द मोस्ट मार्केट, मतलब कि वो कह रहा है कि मैं एक अमेरिकन हूँ और मुझे संदेह के साथ कहता है कि मैंने इतना बढ़िया, इतना अच्छा बाजार कभी नहीं देखा था, ऐसा उसने कहा है। तो अब देख लेते हैं इसके। वैल्यूएबल मींस मूल्यवान, प्रीशियस माने भी मूल्यवान, और इम्पोर्टेंट माने भी महत्वपूर्ण। तो मेरे हिसाब से ये तीनों ही वर्ड कैसे हैं, इनका एक ही मतलब है, इसलिए आंसर क्या होगा आपका, प्रोमाइजिंग, यानी इतना
उल्लास, इतना बढ़िया जो वो था, क्या बोलते हैं, बाजार उसने पहले कभी नहीं देखा था, ये इसने कहा है इसमें। आगे देखते हैं, अगला बी नंबर का है पैशन इज लाइक ए। पैशन जो हमारी भावना होती है, जो हमारी इच्छा होती है, वो क्या होती है, किसकी तरह होती है, स्ट्रॉम। अब एक तूफान की तरह होती है, और कैसे तूफान की तरह होती है ये देख लेते हैं। बिल्ड जंगली, डेंजरस खतरनाक, और फेवरेबल बढ़िया, फ्यूरियस क्रुद्ध यानी कि बहुत ज़्यादा भयानक। तो यही सही है आपका। बहुत ज़्यादा कैसी होती है, उग्र होती है, उग्र स्वभाव की होती है, बहुत ज़्यादा क्या होती है, यानी कि जो पैशन जो होती है, भावना होती है, वो कैसी होती है, फ्यूरियस होती है। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आप टिक कर सकते हैं। आगे अगला देखते हैं, गांधी जी बिलीव्ड, गांधी जी को विश्वास था इन द ऑफ एंशिएंट कल्चर, यानी प्राचीन सभ्यता में। किसकी सभ्यता में, तो फंडामेंटल्स होता है, मौलिक अधिकारों की। तो यही इसका आंसर सही है, यानी उनको प्राचीन जो मौलिक अधिकार थे उनकी सभ्यता में उन्हें बहुत ज़्यादा कैसा था, बहुत ज़्यादा विश्वास था। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से देखो ये आपने कंप्लीट कर लिया इनको, और ये 4 आते हैं, और एक जो एग्जाम में से हटा दिया गया इसको हमने नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो पोर्शन है आपका, कहा जाए तो प्रोज का पोर्शन है, किसका, प्रोज, यानी कि जो कम से कम 19 नंबर का पेपर आता है। और देखो आपने कम से कम नहीं 19 नंबर का पेपर डिस्कस कर लिया इसमें, और जब आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लोगे तो मेरे हिसाब से 19 नहीं तो कम से कम आप 15 नंबर का तो इसमें से चूज कर ही सकते हो बहुत ही आसानी से। ठीक है ना, यानी बहुत ही आसानी से चूज कर सकते हो 15 नंबर का, और इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, कहीं से बाहर से नहीं आने हैं। और जो हमने आपको क्वेश्चन बताए हैं उनको आप अच्छी तरह से याद करते जाइए, सब कुछ आपका बहुत बढ़िया होगा, आप सिर्फ याद करते रहिए। ठीक है, तो क्या करोगे, वीडियो को 2-3 बार अच्छी तरह से देखोगे ताकि आपकी समझ में सब कुछ अच्छी तरह से आ जाए। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।